वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस नए चैप्टर में हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, तो उस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक नए चैप्टर के साथ एक बार फिर से नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूँ। माई सेल्फ आलोक राजहंस, SST टीचर। नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद। आप जानते हैं कि एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी भारत के बड़े बड़े नेताओं को, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। हालांकि यहाँ पर आज़ादी की बात करें तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम गुलाम थे। यहाँ कहने का मतलब यही था कि हम लोगों के हाथ में पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं था। राजनीतिक जितने भी अधिकार थे वो ब्रिटिशर्स ने अपने हाथों में ले लिया था, और इसके कारण से ही हम लोगों ने बाद में जाकर आंदोलन में हम लोग देखेंगे कि स्वराज का डिमांड किया, यानी हमारा राज होना चाहिए, हमारी जनता का राज होना चाहिए। भारत है तो भारतीयों का ही शासन होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन से ही शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, जिसमें हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स। आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग टेरिटरीज़ में बटे हुए थे, अब उन लोगों ने कहा कि एक कॉमन आइडेंटिटी जनरेट करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग एक नेशन को बिल्ड करें। जो टेरिटरीज़ अलग अलग बटे हुए हैं उन सब को एकजुट करें और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें। वही चीज़ यहाँ पर भी था। मैंने पहले भी आपको कहा है कि इतिहास में जगह और समय बदलता है, लेकिन इवेंट्स जो होते हैं वो बहुत हद तक पुराने ही होते हैं। इसी कारण से इसे इतिहास कहा जाता है, और यही कारण है कि कहा जाता है कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे और लगभग सारे इवेंट्स आपको मिलते जुलते नज़र आएंगे, चाहे वो रशियन रेवोल्यूशन हो या फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, उसी से मिलता हुआ नज़र आपको आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बताया था आपको कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक रोल मॉडल साबित हुआ, उससे आगे रशियन रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, और तब फिर हम लोग देख रहे हैं रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स, idea of nation state created a sense of common identity and belonging। ये आइडिया ऑफ नेशन स्टेट की बात जब की गई तो उसका पर्पस क्या था कि अपनी एक कॉमन आइडेंटिटी और बिलोंगिंग, यानी एक दूसरे से किस तरह से हम लोग संबंधित हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए। हम आखिरकार जैसे मैं हूँ, आप सभी हैं, हमारे और आपके बीच एक कॉमन रिलेशन क्या हो सकता है कि हम सभी एक भारतीय है, हिंदुस्तानी है, ठीक है। तो ये कॉमन आइडेंटिटी और बिलोंगिंग की बात हुई, और ये सेंस जनरेट करना मुख्य मकसद था। तभी ऐसा हो सकता था कि लोग एकजुट होकर ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ सकते थे। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे चैप्टर में? नेशनल मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का नाम सभी जानते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम से भी ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, उनके लीडरशिप में किस तरह से अलग अलग मूवमेंट्स लड़े गए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड इश्यूज रिलेटेड इट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन जो किया महात्मा जी गांधी के लीडरशिप में, उसकी और उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज थे, क्यों उन्होंने इसको शुरू किया, क्यों फिर उन्हें ये बंद करना पड़ा, आखिरकार क्या बातें थी, कि वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समाप्त हो गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। तो आखिरकार क्या कारण था कि नॉन कोऑपरेशन को समाप्त कर दिया गया और एक नए आंदोलन की शुरुआत की गई। इसे नाम सिविल डिसोबीडियंस क्यों दिया गया, यानी कि सविनय अवज्ञा नाम क्यों दिया गया, असहयोग नाम क्यों दिया गया, और नॉन कोऑपरेशन को ही क्यों चुना गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और लास्ट जो होगा वह होगा हाउ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वाज फॉर्म। और ये कैसे कलेक्टिव बिलोंगिंग का सेंस कैसे लोगों के दिमाग में पनपने लगा, लोगों के मन में यह ख्याल कैसे आने लगा,
किन्होंने लाया, एंड रिलेटेड इवेंट, और इन सारे टॉपिक से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड जो दूसरे इवेंट्स हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग देख लें कि किस तरह से ये कॉमन आइडेंटिटी और बिलोंगिंग की जो बात थी, ये लाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए, क्या क्या प्रयास किए गए। सबसे पहला क्या था, हाउ डिड न्यू सिम्बल्स, आइकन्स, सॉन्ग्स, आइडियाज, इन सभी चीज़ों की मदद ली गई। हम लोगों ने रशियन रेवोल्यूशन में भी पढ़ा है ना, नेशनलिज्म इन यूरोप में भी पढ़ा कि किस तरह से नए नए गाने लिखे गए, ड्रामा, एक्ट, इन सब के थ्रू लोगों को जागरूक किया गया। किस चीज़ के लिए, नेशन स्टेट्स बनाने के लिए। और उससे पहले ज़रूरी था कि एक कॉमन आइडेंटिटी आ जाए और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए यदि अपने आप को महसूस करने रहेंगे, जानने लगेंगे कि हम सभी एक ही देश के नागरिक हैं, तो खुद ही वो लोग इस लड़ाई में आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ही ये सारे सिम्बल्स, यह भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से नए नए सिम्बल्स, आइकन्स, सॉन्ग्स, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये सब तैयार किए गए। हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया, ये कैसे इमर्ज किया गया ये सारी चीज़ें। वन कॉमन पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनी वॉज, कॉलोनीज में किस तरह से ये कॉमन पॉइंट लोगों के मन में आया, किस कारण से, तो सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड। अब लोगों के मन में हो रहा था कि हम लोगों का शोषण हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है। एक तो ये सबसे बड़ा कारण था कि लोग सोचने लगे कि ये ब्रिटिश कभी भी हमारा अच्छा नहीं करेंगे, कभी भी हमारे फेवर में काम नहीं करेंगे, बल्कि ये हर संभव कोशिश करेंगे कि हमें दबा कर रखें, कभी भी हमें ऊपर ना उठने दें। फिर है प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड बट द नोशन ऑफ फ्रीडम फॉर ईच क्लास ऑफ ग्रुप वेरिड। ये सारी सोच तो थी कि हमें ऑपरेट किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, लेकिन नोशन ऑफ फ्रीडम यानी आज़ादी के मायने लोगों के लिए अलग अलग थे। अलग अलग ग्रुप अलग अलग तरीके से आज़ादी को देखते थे, अलग अलग लोगों के लिए आज़ादी का मतलब अलग अलग था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। इसके बाद फिर है आपका, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिज्म। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने किस तरह से नेशनलिज्म में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। पॉइंट टू स्टडी, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यानी ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिज्म, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। हाउ डिड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फोर्ज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। फोर्ज मतलब एक शेप में डालना, है ना, किस तरह से लोगों के दिल में, दिमाग में इस बात को लाया, किस बात को, तो नेशनलिज्म के फीलिंग को, राष्ट्रवाद की भावना को कैसे लाया, किसने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने। इन्फ्लुएंजा, एपिडेमिक एंड फेमिन, ये सारे कारण यानी बीमारियों ने किस तरह से लोगों को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ने के लिए प्रेरित किया। तो सबसे पहले देखें, फर्स्ट टॉपिक को हम लोग क्लियर करें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप सभी जानते हैं, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। 1914 से 1980 तक लड़ा गया था। यूरोप दो गुट में बढ़ चुका था। हर कोई चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज उनके कंट्रोल में हो, ताकि वो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकें और अपने लिए प्रॉपर्टी बना सकें, अपने देश के रिसोर्सेज को बचाते हुए, ताकि उनके आने वाले जनरेशन के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल रहे। ठीक है, और यही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न था वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, जो हम लोगों ने नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा था सबसे लास्ट में। इट क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, इसने एक नई आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था स्थापित कर दी वर्ल्ड वॉर ने। ठीक है, वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ उसने भी, वर्ल्ड वॉर से पहले के कंडीशन ने भी, और वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद के कंडीशन ने भी इन दो चीज़ों में बदलाव लाया, इकोनॉमिक कंडीशन और दूसरा पॉलिटिकल सिचुएशन। वर्ल्ड वॉर डिफेंस एक्सपेंडिचर, वर्ल्ड वॉर ने डिफेंस एक्सपेंडिचर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। जितने भी देश इसमें शामिल थे, हर कोई चाहता था कि इस युद्ध में, इस वर्ल्ड वॉर में उनकी जीत हो, क्योंकि जानते थे जिनकी हार होगी उनकी बहुत ही बुरी स्थिति होने जा रही है, क्योंकि उनके ऊपर तरह तरह की शर्तें थोपी जाएंगी और उन्हें मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। उसमें वाइमर रिपब्लिक का क्या हश्र हुआ था, युद्ध में उन्हें किस तरह से ट्रीट किया गया, और वही वाइमर रिपब्लिक के हटने का कारण भी बना, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कोरिलेट करती हैं, और ये सारा का सारा वर्ल्ड वॉर से ही रिलेटेड था। तो एक्सपेंडिचर वॉर का बढ़ा दिया गया, और जनरल कमोडिटीज़ जो थे उसके ऊपर खर्च को घटा दिया गया। प्रोडक्शन के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था वर्ल्ड वॉर में शामिल सारे देशों का, कि किसी भी तरह से इस वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट उनके फेवर में हो जाए, और उसके लिए उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज को युद्ध में झोंक दिया। फिनांस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीज टैक्सेस। आखिरकार ये एक्सपेंडिचर जो बढ़ाया, तो आखिरकार ये पैसे आएंगे कहाँ से? तो इसके लिए दो सोर्स अपनाया गया। एक तो वॉर लोन, यानी दूसरे देशों से लोन लिया गया। वो देश जो युद्ध में शामिल नहीं थे या शामिल थे भी, तो दूसरे देश ने उससे कर्ज लिया। किस लिए? ताकि हम वेपन्स बना सकें, हथियार बना सकें, और इस विश्व युद्ध में शामिल होकर मजबूती से लड़ सकें। और दूसरा इंक्रीज टैक्सेस। एक तरफ युद्ध में लोग शामिल थे, तो सभी परेशान थे ही, लोगों को राहत क्या चाहिए थी, यहाँ सरकार ने उनके ऊपर टैक्स को और बढ़ा दिया। किस लिए? ताकि वो टैक्स से और जो पैसा आएगा उसे वो लोग युद्ध में इस्तेमाल कर सकें। प्राइस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज इंक्रीज। जाहिर सी बात है, जब टैक्स बढ़ेगा तो उसका असर हर एक चीज़ पर पड़ता है, और यही कारण है सबसे बड़ा असर जो पड़ता है वो इसेंशियल कमोडिटीज़, यानी आवश्यक घरेलू सामान जो है, जिसका इस्तेमाल हम लोग रोज़ अपने घर में करते हैं, जिसके बिना सरवाइव करना मुश्किल है, उन कमोडिटीज़ के प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए। ठीक है, डबलिंग बिटवीन 1913 टू 18, इतने बढ़ गए कि जो पहले 10 रुपये का था वो लगभग 20 रुपये या 20 रुपये से ज़्यादा हो गए इन 5 वर्षों में। एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। अब जाहिर सी बात है, सामान्य लोग जो हैं उनके पास उनका इनकम बहुत कम होता है। अब ऐसे में उन्हें यदि इसेंशियल कमोडिटीज़ को खरीदना है तो उन्हें कुछ और पैसे अर्न करना पड़ेगा। यदि और पैसे को अर्न करना है तो उसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत ज़्यादा करने के लिए काम ज़्यादा आपको चाहिए, और इसके कारण से उन्हें काफ़ी हार्ड लाइफ जीनी पड़ी, उन्हें काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ा। इसके लिए बहुत एक बड़ी लड़ाई उन्हें लड़नी पड़ी अपने लाइफ को बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। सप्लाई ऑफ सोल्जर्स फॉर वॉर। अब अगला देखिए, युद्ध में भी ज़रूरत थी, लोग तो यहाँ अपने ऐसे परेशान थे कि किस तरह से घर को चलाएं, लेकिन युद्ध में भी तो सैनिकों की ज़रूरत थी। बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। विश्व युद्ध एक ऐसा युद्ध साबित हुआ जिसे कि लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि इस स्तर पर लड़ी जाएगी। अब उसमें जिस तरह के वेपन यूज़ किए जा रहे थे उससे कई सारे लोग मारे जा रहे थे, तो वहाँ पर सैनिकों की ज़रूरत थी। अब इन सैनिकों की ज़रूरत को कैसे पूरा किया गया? तो रिक्रूटमेंट के थ्रू। ठीक है, पोस्ट रिक्रूटमेंट। ये रिक्रूटमेंट किस तरह का था कि लोगों को ज़बरदस्ती ले जाया गया कि आपको युद्ध में जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देश को इसकी ज़रूरत है। जो नहीं भी जाना चाहते थे उन्हें भी जाना पड़ा। नहीं जाने वाले कौन थे? ऐसा नहीं है, हमें कहा जाएगा हम भी तैयार हैं। लेकिन यदि हम देखते हैं कि ये युद्ध की कहीं कोई ज़रूरत नहीं थी, अननेसेसरी इस युद्ध को लड़ा जा रहा है, ये सरकार का फेल्योर है इस युद्ध में शामिल होना, तो ऐसे में सभी ऐसे युद्ध से अपने आप को अलग करना चाहते हैं। ठीक है, कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। और ये ज़बरदस्ती का जो रिक्रूटमेंट किया गया इसने लोगों को और ज़्यादा गुस्से में ला दिया। यह भारत में भी हुआ था, भारत से भी बहुत सारे लोगों को ले जाया गया था युद्ध में। क्रॉप फेल्योर। अब एक तो युद्ध चल रहा था, युद्ध टैक्स को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, फिर ज़बरदस्ती लोगों को भेजा जा रहा था युद्ध में। उसके ऊपर सबसे बड़ी बात क्रॉप फेल्योर। अब मतलब सर्वाइवल का सबसे मेन रिसोर्स क्या होता है? क्रॉप, फूड ग्रेन, वह भी बुरी तरह से फेल रहा। यानी कई जगह पर सूखे पड़ गए, बिल्कुल अकाल पड़ गया, ज़रा सा भी अनाज नहीं हुआ, और लोग एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए। ठीक है, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। एक तो यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया क्रॉप फेल्योर के कारण। यही नहीं, और भी कोर कसर नहीं छोड़ा। जैसे कहते हैं ना, भगवान जो भी देता है, जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। यहाँ मुसीबत दे रहे थे फिलहाल, और ये मुसीबत किस तरह से लगातार बढ़ रही थी मुसीबत। क्रॉप भी फेल हो गया,
हार्वेस्टिंग अच्छा नहीं हुआ और उसके आगे कई सारे महामारी वहाँ पर फैल गई। आज के समय में आप देख रहे हैं कोविड-19 से हम लोग लड़ रहे हैं, कितने सारे लोग इसमें मतलब बीमार पड़े हुए हैं, कितने सारे लोग इसमें मारे गए, हमारे भी देश में और पूरे विश्व में भी बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है, इस महामारी में। और किस तरह से हम लोग लड़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी की भी क्या स्थिति हो गई। अब आप सोचिए कि आज जब कहीं पर युद्ध नहीं हो रहा है, वहाँ पर हमारी ये स्थिति है, तो जहाँ पर युद्ध चल रहा था और वैसे में ये महामारी आ जाए तब उनकी क्या दशा रही होगी। 12 to 13 मिलियन पीपल डेड। इस इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक में लगभग 12 से 13 लाख लोग मारे गए, ठीक है। डाइवर्जन ऑफ फूड टुवर्ड्स यूरोप। अब इसके ऊपर क्या, फूड का शॉर्टेज तो था, फूड था, शॉर्टेज मतलब ये नहीं होता कि ख़त्म हो गया, फूड तो था वहाँ पर, लेकिन उस फूड को कहाँ पर भेजा जा रहा था, यूरोप भेज दिया जा रहा था। जाहिर सी बात है, ब्रिटिश कॉलोनी थी यहाँ, वो तो चाह रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इसेंशियल कमोडिटीज़ है, फूड ग्रेन्स हैं, वो हम लोग अपनी सेना को अवेलेबल करवाएं ताकि वो युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, उनके लिए भोजन की कमी ना हो जाए। तो ये सारा का सारा डाइवर्ट उधर हो जा रहा था, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा 12 to 13 मिलियन पीपल डेड, इतने सारे लोग इसमें मारे गए, ठीक है। इसका एक कारण यह भी था कि उस समय मेडिकल सिस्टम इतना इम्प्रूव नहीं था, यह भी उस समय मारे जाने का एक कारण था। आज तो वैक्सीनेशन हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं, 1 से 2% चांस होती है होने की। इस समय तो ये सारी सुविधाएं ही नहीं थी, इसके कारण से भी इतना ज़्यादा नुकसान लोगों का उस समय हुआ था। इमरजेंस ऑफ न्यू लीडर्स विथ न्यू मोड ऑफ स्टोरी। इन सारे इवेंट्स ने तो लोगों को गुस्से में लाया ही और उन्हें मजबूर किया कि अब उन्हें एक लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी अपने को बचाने के लिए, या फिर यदि हम ना बच पाए तो आने वाले जनरेशन को यही ज़िंदगी ना जीना पड़े, इस तरह की ज़िंदगी। तो इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि हमें लड़ना ही पड़ेगा। उसमें भी तब मदद किसने किया, तो कई सारे नए लीडर्स आए जो विदेश में रहते थे, उन्हें भी महसूस हुआ कि नहीं भाई, हमारे देश के प्रति कुछ कर्तव्य है, हमें अब अपने देश के लिए लड़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो कॉलोनाइजर्स हैं वो धीरे धीरे हमारे सारी व्यवस्था को समाप्त कर देंगे, हमारी संस्कृति को तहस नहस कर देंगे। तो ऐसे में हमें हमारे देश को बचाने के लिए, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को और हमारे लोगों को बचाने के लिए हमें आगे जाना ही पड़ेगा, लोगों को एकजुट करना पड़ेगा, अपने आप को नेता के रूप में स्थापित करके सबसे आगे रख के लोगों को अपने साथ रखकर इन कॉलोनाइजर्स से, उपनिवेशवादियों से हमें लड़ना पड़ेगा ताकि हम अपने देश को बचा सकें। इन सारे इवेंट्स ने इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाया और अल्टीमेटली आप जानते हैं कि भारत में भी आंदोलन की शुरुआत हो गई। 1920 में सबसे पहला आंदोलन लड़ा गया जिसे नाम दिया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन इससे पहले भी कुछ आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, ये हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे वह होगा द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड महात्मा गांधी, ठीक है, यानी महात्मा गांधी का यहाँ आना और कैसे उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की, लोगों को कैसे जागरूक किया, क्या क्या उन्होंने किया लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे द रॉलेट एक्ट, जिसे ब्लैक एक्ट भी कहा गया था उस समय। जलियांवाला बाग इंसिडेंट आप अच्छी तरह से जानते हैं, पिछले क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं। एंड खिलाफत मूवमेंट, ये तीनों ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। खासकर यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स को देखते हुए, क्योंकि इससे ना सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं बल्कि मैप क्वेश्चन भी इस चैप्टर से होता ही होता है। इसलिए इस चैप्टर को आप प्रॉपर वे में सुने, प्रॉपर वे में देखें। कहीं भी कुछ डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं और मैं हर संभव कोशिश करूँगा आपके उस डाउट को क्लियर करने की। फिर भी कुछ रह जाए तो अगेन आप पूछ सकते हैं, मैं हमेशा कोशिश करूँगा आपके उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा ले सकें और इस महामारी के समय में भी वो अपनी पढ़ाई को बहुत हद तक इफ़ेक्ट होने से बचा सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में एक बार फिर से हम लोग मिलेंगे इन 2 टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।